हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद नया रहबर यानी सर्वोच्च नेता बन गए हैं, उनके बारे में जानेंगे डिटेल में। और अमेरिका के लिए वो पुराने वाले खामनेई से भी खतरनाक बताए जा रहे हैं। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, देख रहे हैं आप, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान का नया रहबर यानी सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता कौन चुना गया है या कौन बन गया है? अब आंसर होगा मुजतबा खामनेई। वो कौन है? अयातुल्लाह अली खामनेई जो थे, जिनकी हत्या की अमेरिका और इसराइल ने बम गिराकर, तो उन्हीं के बेटे हैं, ये दूसरे नंबर के बेटे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रहा इनका फोटोग्राफ। ओके, इनके बारे में अगर हम बात करें, पहले करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात। तो मृत्यु हुई अली खामनेई की, जो सर्वोच्च नेता थे वहाँ के। और उसके बाद ईरान की जो एक शक्तिशाली संस्था है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, तो उनके वो बैठी और उसी ने इनको चुना है, रहबर चुना है। ठीक है, तो ये मुजतबा खामनेई जो है ना, एक शिया धर्मगुरु भी हैं। लंबे समय से ईरान की सत्ता के अंदर काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं। और एक जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स है यानी IRGC, तो उसका भी समर्थन इनको प्राप्त है। हालांकि ईरान की जो सत्ताधारी विचारधारा है वो वंशानुगत उत्तराधिकार के सिद्धांत को नापसंद करती है, फिर भी इनको जो है ना वो रहबर बनाया गया है ईरान का। ठीक है, तो अब वो जो उनके पिता थे उनकी जगह पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब वो इस पद पर हासिल हो रहे हैं। ईरान का युद्ध चल रहा है इसराइल और अमेरिका के साथ, आपको पता है। और ईरान में क्या है ना, जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पर, उसमें जो सर्वोच्च नेता होते हैं या कहें रहबर होते हैं, वो देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है। यहाँ तक कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, पेजेशकियन है राष्ट्रपति, तो उनसे भी अधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इनके पास सैन्य, न्यायपालिका, मीडिया, प्रमुख नीतिगत निर्णयों का अंतिम अधिकार होता है। तो नियुक्ति कैसे होती है? तो वही ईरान का जो संविधान है उसके मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं। 88 यानी 88 इस्लामिक धर्मगुरु हैं, उनका एक परिषद होता है। और ये जो धर्मगुरु हैं, जो परिषद के मेंबर बनते हैं, वो जनता के वोट से बनते हैं। और इस परिषद का काम यही होता है कि सर्वोच्च नेता का चयन करना और आवश्यकता पड़ने पर उनको हटा भी देना। तो ये है। तो अब अगर हम मुजतबा खामनेई की बात करेंगे, तो इससे पहले जो सर्वोच्च नेता थे अयातुल्लाह अली खामनेई, उनके दूसरे नंबर के पुत्र हैं, शिया धर्मगुरु हैं। और अगर आप कहेंगे कि युद्ध में इनका कोई क्या अनुभव है, तो हाँ, युद्ध में इनका सीमित अनुभव रहा है। जब ईरान और इराक का युद्ध हुआ था 1980 से 88 के बीच में, उस दौरान ये वॉलंटियर के रूप में इन्होंने भाग लिया था। इनकी उम्र कम थी, 17 वर्ष थी, तो इन्होंने वॉलंटियर के तौर पर वहाँ काम किया था। और वो ईरान के जो शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है या कहें संगठन है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कॉप्स गार्ड कॉप्स यानी IRGC, तो उसके जो तमाम जो प्रभावशील जो अधिकारी हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। क्योंकि ये जब इन्होंने उस समय वॉलंटियर के तौर पर जो 1980-88 में जब ईरान इराक के बीच में जो युद्ध में हिस्सा लिया था, तो उस वक्त जो इनके मित्र मंडली थी ना, तो वो अब टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके हैं IRGC में। और पश्चिमी देशों के विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की जो राजनीति है उसमें अब कट्टरपंथ रुख जो है ना वो जारी रहेगा। अयातुल्लाह खामनेई की मृत्यु के बाद सर्वोच्च नेता का जो चयन हुआ है, उससे पश्चिम के देशों में भी हलचल बढ़ गई है। वैश्विक बाजार में देखिए, कच्चे तेल की कीमत में तेज गिराव देखने को मिला है। $112 पर बैरल, अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक ये रेट थे। तो मतलब कि इनकी नियुक्ति के बाद ये ऐसा माना जा रहा है कि अब ईरान झुकने वाला नहीं है। और इसी वजह से मतलब ये युद्ध जो है ना वो अब लगातार चलेगा। और अनिश्चितता के, हो सकता है ये युद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है कल भी खत्म हो जाए, हो सकता है ये 6 महीने भी चले, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि हम लंबी लड़ाई करना चाहते हैं इस बार।
ठीक है, और ये बार बार का झंझट नहीं रखना चाहते हैं कि 12 दिन के लिए युद्ध लड़ लिए, 10 दिन के लिए युद्ध लड़ लिए, ये नहीं चाहते हैं। अब सवाल होगा कि ट्रंप ने क्या कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि खामनेई का जो बेटा जो बना है, जो सर्वोच्च नेता, वो स्वीकार्य नहीं है, और कहा कि ये हल्का नेता, हल्का फुल्का नेता है। और ये भी कहा कि अगर अमेरिका की मंजूरी के बिना अगर कोई सर्वोच्च नेता बनता है तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेगा, उसको मार डाला जाएगा। दूसरी ओर ईरान के नेताओं ने कहा है कि सर्वोच्च नेता का जो चयन है वो ईरान का आंतरिक मामला है। अब देखिए आगे क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। मुझे लगता है सबको पता होगा कि भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। अहमदाबाद में 8 मार्च को फाइनल मैच खेला गया था और न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है भारत ने और शानदार प्रदर्शन किया। तो आप देखिए कि ये इतिहास में घरेलू मैदान पर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम भी बन गई है और भारत ने तीसरा ये T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो एक रिकॉर्ड भी है अभी तक। तो ये फोटोग्राफ कुछ देख रहे हैं, और कब कब जीता है भारत ने अगर हम देखेंगे, ये है ईयर, ये है होस्ट कंट्री, ये विनर है और ये रनर अप है। तो इंडिया ने 2007 में जीता है, उसका 2024 में और 2026 में। तीसरी बार हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? तो जसप्रीत बुमराह, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है और उन्होंने 4 ओवर में 15 रन 4 विकेट लिए हैं, प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच का। और अगर कहेंगे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे मैचेज का जितने भी हुए हैं, तो उसको मिला है वो संजू सैमसन को, और इन्होंने 5 मैच में 321 टोटल रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट के संघर्ष को कवर करने के बीच में टीवी न्यूज़ चैनलों के TRP यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, उसकी रिपोर्टिंग अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश किस संस्था को दिया है? आंसर क्या होगा इसमें? BARC। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है, तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया है BARC को और कहा है कि तुरंत रिपोर्टिंग रोक दी जाए, और ये रोक करीब 4 सप्ताह या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगा। अब सवाल होगा क्यों रोक लगाई है गई है? तो इसी नोटिस में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो नोटिस है इसमें ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि जो युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में या कहें मिडिल ईस्ट में, तो युद्ध की जो कवरेज है ना, वो कुछ चैनल के द्वारा अनावश्यक और सनसनीखेज और अटकलबाजी पर आधारित प्रसारण किया जा रहा है। सरकार का ये तर्क है कि कई टीवी चैनल जिम्मेदार पत्रकारिता के बजाय TRP की दौड़ में सनसनीखेज और अटकलों आधारित खबरें दिखा रहे हैं। युद्ध जैसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर और जो चैनल हैं वो ड्रामेटिक शो दिखा रहे हैं, इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कोई काल्पनिक युद्ध परिदृश्य चल रहा हो, साउंड चला रहे हैं, वाव 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 इस तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं, मतलब अतिरंजित चीज़ें, ग्राफिक्स बना रहे हैं उससे। और मीडिया के जो ये जो रवैया है ना, तमाम न्यूज़ चैनलों का, किस किस का नाम लूँ मैं, सबका यही हाल है लगभग। तो वो इस समय जनता भी बहुत आलोचना कर रही है और वो सब TRP के लिए कि लोग ज़्यादा देर तक वहाँ पर टीवी पर चिपके रहें, देखते रहें, इसके लिए वो नई नई बातें करते हैं। कई चैनलों ने तो चला दिया कि बुर्ज खलीफा गिरा दिया गया, ईरान ने गिरा दिया, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं था। वो तो बुर्ज खलीफा पर नहीं बल्कि दूसरी जगह पर मिसाइल गिरी थी। ठीक, मिसाइल, इसके अलावा ड्रोन, वो सब गिरा था। तो इसको इंफोटेनमेंट में बदल दिया है और सरकार को भी ये नजर आ रहा है कि ये जो चैनल्स हैं ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि जब एक चैनल गलत चीजों को चलाता है तो उसको ये भी दूसरे देश तो ये भी मानते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व उस देश का कर रहा है वो चैनल। जब चैनल पे गलत खबरें आएंगी और उससे बहुत सारी अफवाहें फैलेंगी तो उसका नतीजा फिर सरकार को भी मतलब उस देश की नाराजगी जो भुगतनी पड़ती है। तो ऐसे में ये किया है। एक और बात कि इस युद्ध में इतना ज़्यादा चैनलों ने मतलब हाइप क्रिएट कर दिया जिससे लगा कि जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं वो असुरक्षित हो गए हैं तमाम देशों में, जबकि असुरक्षित तो है लेकिन इतने भी स्थिति नहीं है कि वहाँ से तुरंत लोगों को निकाल लिया जाए।
वहाँ पर कितने 80 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ रह रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और उन सबको तुरंत निकालना तो बड़ा मुश्किल होगा, युद्ध चल रहा है। लेकिन जो ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट के देशों में जो मिसाइलें और जो ड्रोन गिराए जा रहे हैं, वो नागरिक ठिकानों पर कम गिराए जा रहे हैं, वो अमेरिका के जो ठिकाने हैं, बेस हैं, उन सब पर गिराए जा रहे हैं, उनके जो एम्बेसी है उन पर गिराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजहों से तो चैनलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को अब ये काम करना पड़ा है। ठीक है, तो उसने ये आदेश जारी किया है। अब आप पूछेंगे कि ये टीआरपी होता क्या है, इसकी चर्चा तो हमने इतनी सारी कर ली, बहुत सारी आलोचना भी कर ली हमने तमाम टीवी चैनलों का। देखिए, टीआरपी जो ना टीवी चैनलों के दर्शक संख्या को मापने का एक प्रमुख सूचक है। ठीक है, टीआरपी सीधा प्रभाव विज्ञापन के जो रेवेन्यू है ना उस पर प्रभाव डालता है चैनलों के। टीआरपी से पता चलता है कि एक निश्चित अवधि में कितने लोगों ने और किस सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों ने कौन कौन से चैनल देखे हैं, 1 घंटे में कितना देखा है, दिन में कितना देखा, अलग अलग टाइम पे। ठीक है, एक प्राइम टाइम भी होता है, शाम को सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं टेलीविज़न, इसलिए तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 1 मिनट की अवधि देखी जाती है। आमतौर पर डेटा जो है ना वो हर सप्ताह जारी किया जाता है, और टीआरपी से क्या होता है, विज्ञापन दाता जो है ना वो देखते हैं कि कितने लोग किस चैनल को पसंद कर रहे हैं और किस वक्त को पसंद कर रहे हैं या किसके शो को पसंद कर रहे हैं, उसी के आधार पर वो पैसे देते हैं विज्ञापन का। ठीक है, तो बीएआरसी की अगर बात करेंगे तो ये विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों, प्रसारण जो कंपनियां हैं, जो चैनल्स हैं, उनका संयुक्त स्वामित्व वाला एक औद्योगिक संस्था है। इसका प्रतिनिधित्व इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया करता है। हालांकि इसकी स्थापना जो 2010 में हुई थी, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2014 को भारत में टेलीविजन रेटिंग के एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जो ने वो जारी किए थे, और इसको बीएआरसी को एक तरह से पंजीकृत किया था। ठीक है, तो भारत में जो वर्तमान में लगभग 23 करोड़ टेलीविजन देखने वाले परिवार हैं, 23 करोड़ परिवार की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर कहेंगे कि आपकी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बीएआरसी वाले एंड ब्रॉडकास्ट रिसर्च वाले दर्शकों के बारे में कि कितने देर देख रहे हैं, तो इसने क्या है ना, ये बहुत सारे देश में करीब 58,000 परिवारों पे इन्हें टीवी में पीपल मीटर लगा दिए हैं, बारोमीटर कहते हैं उसको, और उससे पता चल जाता है कि कौन कितने देर देख रहा है। तो जैसे सैंपल सर्वे होता है ना, उसी तरीके से बीएआरसी का ये सैंपल सर्वे एक तरह से हुआ, और इससे पता चलता है कि टीवी कितने देर देखा जा रहा है। ठीक है, तो कई बार देखते हैं ना हम, मतलब अभी तो चैनलों का बहुत बुरा हाल था इस वक्त, और इसीलिए तो चैनल देखना अब लोगों ने कम कर दिया है। मैं भी कहूँगा कि अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो ये न्यूज़ चैनल को देखना बंद कर दीजिए, टीवी वाले आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो विचार और सूचनाएं दे रहे हैं वहाँ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, बैच है, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का ही ये ऐप है शार्प लर्निंग नाम से, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में एक बेसिक मेंबरशिप है, एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप है, और होली ऑफर बस ख़त्म ही होने वाला है। हमारी टीम चर्चा कर रही थी कि ये खत्म, अब ऑफर समाप्त किया जाए, तो बहुत कम वक्त है, आप ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, बहुत ही मामूली सा प्राइसेस है। अगला क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबलिंग, टेस्टिंग, मेकिंग और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सानंद में, यानी गुजरात में किया है। ठीक है, तो ये सानंद में एक वहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई है गुजरात के सानंद जिले में, और ये देश की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा है। अलग अलग जगहों पर हालांकि काम चल रहा है फैक्ट्रीज और सबको बनाने का, तो ये असेंबलिंग, टेस्टिंग, मेकिंग और पैकेजिंग सुविधा है। ठीक है, असेंबलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, क्या है, सेमीकंडक्टर जो ना अभी मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है, बल्कि असेंबल किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है और पैकेजिंग भी किया जा रहा है। कुछ हद तक इसकी मेकिंग का भी काम हो रहा है। फिलहाल कुछ रॉ मटेरियल आएगा, और धीरे धीरे क्या है ना कि यहाँ पर इस फैक्ट्री में पूरे सेमीकंडक्टर बनाए भी जाएंगे आने वाले वक्त में। ठीक है, तो ये भारत की पहली ऐसी सेमीकंडक्टर बड़ी इकाई है
जो भारत को वैश्विक चिप सप्लाई चेन में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और किस कंपनी ने इसमें निवेश किया है? तो माइक्रोन, माइक्रोन नाम की कंपनी है, उसी का ही है। उसने बड़ी रकम इन्वेस्ट की है, करीब 22,516 करोड़ रुपए। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि सेमीकंडक्टर का निर्माण, डिज़ाइन ये सब भारत में ही हो। और ये प्रयास अभी शुरू हुआ है, तो अभी जो है वो असेंबलिंग वगैरह होगा, फिर यहीं पर निर्माण वगैरह का काम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। और भारत सरकार ने, आपको पता है कि 2021 में लगभग 10 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की थी। मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि सेमीकंडक्टर निर्माण सब चीज़ के लिए सब्सिडी दी जाए और उसका इकोसिस्टम भारत में ही हो जाए कि सेमीकंडक्टर जो बहुत ज़रूरी है वो चिप वो भारत में ही बने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? अध्यक्ष आंसर होगा रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के लीडर हैं उनको। तो 18वीं लोकसभा का गठन के लगभग 2 साल के बाद ओम बिरला साहब ने, यानी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्यों को मनोनीत किया है। और अध्यक्षता बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद, जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, इनको दी गई है अध्यक्षता। अब ये क्या होती है विशेषाधिकार समिति? ये सवाल पूछा जा सकता है। ये संसद की अस्थायी समिति है जो कि संसद और सांसदों का जो विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है, तो उसके उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती है और सदन को उचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करती है। और लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। एक विशेषाधिकार समिति जो ना प्रिविलेज कमेटी, वो राज्यसभा की भी होती है, तो राज्यसभा वाली में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। और ये संसद में सांसदों की जो गरिमा है, सांसदों की स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा करने का ये काम करता है। ठीक है। और देखिए विशेषाधिकार क्या है संसदीय, तो संसद और सांसदों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए, इम्यूनिटीज मिले हुए हैं, ताकि वो बिना किसी दबाव में आकर संवैधानिक कार्यों को निर्वहन कर सकें। और वहाँ देखिए एक तो ये है ना कि संसद में विशेषाधिकार है कि संसद में अगर कोई सांसद बोलता है तो उसकी कही गई जो बात है वो उस पर न्यायपालिका कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। संसद में आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन उस पर अदालत में कोई फैसला नहीं होगा। हाँ, अगर गलत बोलेंगे तो ये प्रिविलेज कमेटी जो है ना वो दंडित कर सकती है। तो ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान चर्चा में रहे गुरुत्वाकर्षण बम यानी ग्रेविटी बम की प्रमुख विशेषता क्या है? मतलब क्यों ये चर्चा में है, और मतलब चर्चा में तो है ही। आंसर क्या होगा इसका? ये बिना इंजन का गोला बारूद है जो गिरने के बाद केवल गुरुत्वाकर्षण और वायु गति के आधार पर लक्ष्य पर पहुंचता है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, काफी चर्चा में है ये। और ग्रेविटी बम इस तरह का होता है कि छोड़ दिया जाता है और ये नीचे गिरता है, नीचे गिरकर जहां गिरा वहीं पर बर्बाद करता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस तरह के बमों का इस्तेमाल हुआ करता था। बाद में अफगानिस्तान में भी कई जगहों पर अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। तो ये क्यों चर्चा में आया है? देखिए ईरान और उसका जो युद्ध चल रहा है ईरान का ना, इजराइल और अमेरिका के साथ, इस दौरान ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल के और अमेरिका के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं मिडिल ईस्ट में, जो उसका बेसिस हैं, उन सबको तबाह किया है। और अमेरिका, और मतलब आपको बताऊं कि अगर $10,000 का ड्रोन वो ईरान भेज रहा है तो $10 लाख का इनको अपना एक मिसाइल लॉन्च करना पड़ रहा है उसको रोकने के लिए। तो इतना ज़्यादा अंतर है। ओके। और तो इसलिए खर्च को बचाने के लिए अब अमेरिका के जो वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि ईरान पर जो संघर्ष हो रहा है तो उसमें अब हम ग्रेविटी बम का इस्तेमाल करेंगे। उनका यह भी कहना है, तर्क है कि ईरान का जो हवाई सुरक्षा प्रणाली एयर डिफेंस है ना, वो अब कमजोर कर दी गई है। तो इसके बाद क्या है, अब हम ऊपर से ही बम गिरा सकते हैं, सस्ते बम गिरा सकते हैं। मतलब कि उसके लिए जो विमान है उसको ईरान में जाना होगा और वहां पर बम गिरा के फिर वापस आ जाएगा। फाइटर जेट या बॉम्बर, B-1 बॉम्बर का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर अभी। तो इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है। जैसे क्रूज मिसाइलें टॉम हॉक बहुत महंगी है और सीमित संख्या में है। ठीक है। अब आप देखिए कि इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल जो है ना वो
उनको नुकसान भी हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो नुकसान पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है इस वक्त, उसको भी नुकसान हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ी रकम वो खर्च कर देना है। ठीक है, 6 बिलियन डॉलर तो पहले ही 1-2 दिन में खर्च कर दिए गए। कतर का जितना बजट है उतना वो 1-2 दिन में अमेरिका खर्च कर दे रहा है अभी इस युद्ध में। तो खर्च बहुत ज़्यादा, उसको नुकसान हो रहा है अमेरिका को। तो ट्रंप इसलिए कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिकी जनता को कि आप टेंशन न लीजिए, खर्च जो हो रहा है ये सब वसूल हो जाएगा, थोड़े दिनों की समस्या है, थोड़े दिनों की टेंशन है, उसके बाद हम ईरान पर कंट्रोल कर लेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा तेल है। ईरान और वेनेजुएला के पास दुनिया का 30% तेल है ठीक है, तो हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो वहाँ का तेल इस्तेमाल करेंगे तो हमें ही फ़ायदा होगा, हमें ही रकम मिलेगी, हमें ही डॉलर मिलेंगे। तो इस तरह के ख्वाब दिखा रहे हैं वो। और अभी जो खर्चे और लगातार बहुत तेज़ी से ये चीज़ें होने वाली हैं, तो युद्ध लंबा चलेगा, इसी वजह से अब ये ग्रेविटी बम इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पूर्ण चंद्र ग्रह जो 3 मार्च को हुआ है इसी महीने, तो इस दौरान चंद्रमा का लाल रंग क्यों दिखाई दिया, जिसे ये ब्लड मून कहा जाता है। मतलब इस बार ब्लड मून हुआ है। आंसर क्या होगा इसका, पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन से जो रेड वेवलेंथ है ना, उसकी किरणें चंद्रमा तक पहुंचने के कारण, ठीक है, ये लाल दिखाई दिया इस बार के पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है उसी दिन। चंद्र ग्रहण क्या होता है आपको पता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए और पृथ्वी की वजह से सूर्य का प्रकाश इस पर ना जाए, तो वो हो गया है क्या, वो चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, तो इसी के दौरान अक्सर क्या होता है, मतलब कई बार मतलब एक रेखा में आ जाती है, इसलिए ग्रहण हो जाता है। और अब ये ब्लड मून क्यों होता है, ये भी बात होगा। जैसे 3 मार्च के दोपहर को पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ तो दुनिया के कई हिस्से में वो लाल दिखाई दिया। हालांकि चंद्रमा पर रोशनी नहीं जा रही है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से वो अंधेरा है, अंधकारमय नहीं होता है। चूंकि पृथ्वी जो है ना वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित है, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर सूर्य की जो किरणें हैं ना, यहाँ से ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये छन के यहाँ बढ़ रही हैं जो रोशनी। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो सूर्य के जो मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सूर्य की रोशनी आई, तो आपको पता है कि रेड जो है ना कलर, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो आगे बढ़ता है। अब आप कहेंगे लाल ही क्यों, एक तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है और एक विबग्योर के बारे में आपने जाना होगा ना, 7 रंग होते हैं लाइट में, यानी विबग्योर का मतलब होगा कि वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बैगनी और जो ब्लू है वो शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं, वेवलेंथ बहुत दूर तक नहीं जा सकते। जबकि ऑरेंज वाला जो है ना और रेड, तो वो उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में सूरज की रोशनी से जो ब्लू वाला कलर है वो स्कैटर होता है, बिखर जाता है, बाकी भी बहुत सारे कलर बिखर जाते हैं। और रेड का उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो चांद तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑरेंज या रेड कुछ हद तक चांद दिखा देता है और इसी को ब्लड मून कहा जाता है। एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 10 मार्च को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऑल इन इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल के उप विजेता कौन से भारतीय खिलाड़ी रहे। आंसर होगा लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन ने मतलब उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया पुरुष एकल में। और किससे हारे, चीनी ताइपे, किसको कहते हैं, ताइवान को कहते हैं, तो उसके खिलाड़ी हैं लिन चुन यी, तो उससे ये हार गए, लेकिन सेकंड स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ये मैच कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया। और तो ये है महत्वपूर्ण बात। और आपको बताऊं कि इससे पहले भी वो 2022 में फाइनल हार चुके हैं। पुरुष एकल में इससे मतलब अब तक केवल 2 ही भारतीय खिलाड़ी चैंपियन बन सके हैं। एक प्रकाश पादुकोण
जो दीपिका पादुकोण के पिताजी थे, 1980 में उन्होंने जीता था, और फिर 2001 में पुलेला गोपीचंद ने जीता था। उसके बाद कोई विनर हो नहीं पाया है वहाँ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात थी। सेकेंड स्थान इन्होंने प्राप्त किया है इस बार। पुरुष एकल की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।